हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट जो नियम वाले क्वेश्चन है करवा दीजिए, जो जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं। तो आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम एग्जाम में बार बार जो रिपीट हुए हैं उन सारे नियम को देखने वाले हैं। और क्वेश्चन यहां से बनता है भैया, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको इग्नोर नहीं किया गया है। विगत आप चाहे जिस भी ईयर का क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण नियम है, सबसे पहला भैया कूलाम का नियम देखेंगे। दूसरा इसमें गॉस का नियम, या इसी को गाउस का नियम कहते हैं, या इसी को गॉस की प्रमेय कहते हैं भैया, या गाउस की प्रमेय। अगला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट है भैया कि बायो-सेवर्ट का नियम। और अगला है एम्पियर का नियम, बोले तो जिसको एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। और ये भैया आप सबको मालूम होगा कि ये पांचों टॉपिक कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। भाई बताने की जरूरत है नहीं बच्चों, तो बस इतना समझना कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो बस इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। हम हमेशा से ये बात बोलते हैं, ठीक है। चलिए भैया शुरू करते हैं। एक एक नियम को कॉपी पेन के साथ बैठना, अच्छे से नोट करते चलना, क्योंकि भैया किताब में इसका जो लैंग्वेज है और क्वेश्चन बैंक में लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो बच्चों को दिक्कत होती है। बट आज आपके साथ ऐसी समस्या होने वाली है नहीं, क्योंकि मोनू सर आपके साथ हैं भैया, टेंशन काहे का। चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, जितने भी नियम वाले क्वेश्चन है भैया, या तो वो 3 में आते हैं या फिर प्यारे बच्चों वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी फिक्स है, एक दो श्योर है, इसमें कोई दो राय है नहीं। कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है समझिएगा भैया। ये जो कूलाम वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आवेशों को लेकर के एक बल से संबंधित, इन्होंने यानी वैद्युत बल से संबंधित एक नियम दिया। अब वो आकर्षण बल पर भी लागू होता है, प्रतिकर्षण बल पर भी लागू होता है। उसी से संबंधित एक नियम दिया जिसका नाम रख दिया कूलाम का नियम, क्योंकि खोज इन्होंने ही किया इसलिए नाम कूलाम का नियम। अब समझना कूलाम का नियम क्या कहता है। इन्होंने भैया क्या किया, सर्वप्रथम 2 आवेश ले लिए। जैसे प्यारे बच्चों एक आवेश अपन ले लेते हैं यहां पे Q1, ठीक है ना, और एक आवेश बबुआ हम यहां पे ले लेते हैं क्या चीज, Q2। अब भैया ये किस बिंदु पर है प्यारे बच्चों, तो भैया हम मान लेते हैं ये बिंदु A और B पर स्थित है। A पर प्लस Q है और भैया B पर क्या है, मतलब Q2। ये Q1 है, ये Q2 आवेश है, ठीक। और उसके बाद प्यारे बच्चों इनके बीच की भैया दूरी भी कुछ ना कुछ है, तो दूरी इनके बीच की हम मान लेते हैं क्या है, R है। अब देखिएगा कि इन्होंने ये बताया कि 2 बिंदु आवेश जब हम एक दूसरे से भैया R दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच में एक बल काम करता है। अब प्यारे बच्चों जो बल काम करेगा, जैसे हमने बताया ना भैया, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, और ये Q1 है, Q2 है, तो इनके बीच भैया या तो आकर्षण बल लग सकता है और या तो प्यारे बच्चों प्रतिकर्षण बल लग सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन यहां से टेक्निकल ऐसे ही पूछ लिया गया है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण। और भैया ये 2025 के ही पेपर में उठाओ पूछा गया है, तो आपके दिमाग से भी खेलेगा एग्जामिनर, बट हमें नहीं घबराना भैया। तो देखिए आकर्षण प्रतिकर्षण कब होगा, जब बच्चों दोनों अगर विपरीत प्रकार वाले आवेश होंगे, जैसे एक पे प्लस Q है और एक पे ये माइनस, ठीक है। और जैसे भैया दोनों पे प्लस हो या दोनों पे माइनस, तो प्रतिकर्षण। मतलब अगर एक प्लस Q आवेश है दूसरा माइनस Q आवेश,
ठीक है, तो प्लस है माइनस है, दो विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण होगा, मतलब ये दोनों आवेश एक दूसरे की तरफ बल लगाएंगे, आकर्षित होंगे, एक दूसरे की तरफ चिपकेंगे। क्योंकि भैया जहां पर लड़का और लड़की हो वहां प्यार की ही बातें होंगी, लड़ाई झगड़ा बहुत कम होगा, है ना। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी दीवानी। ठीक, तो मतलब भैया अगर एक प्लस क्यू आवेश है एक माइनस क्यू आवेश, तो प्यारे बच्चों इन पे जो बल लगेगा ना वो भी अंदर की तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ लगेगा, दोनों में प्यार होगा, है ना, जाहिर सी बात। लेकिन अगर जैसे एक प्लस क्यू है दूसरा भी प्लस है, या एक माइनस क्यू है दूसरा भी माइनस, तो प्यारे बच्चों ये एक दूसरे की तरफ, जैसे भाई जहां पर लड़की लड़की है तो वहां प्यार की बातें नहीं, वहां टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये बात समझ में आ गई कि भैया आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा। तो अब समझते हैं प्यारे बच्चों हम नियम को, कि जो कूलाम ने जो भैया नियम दिया वो नियम क्या कहता है। चलिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अब कब आकर्षण कब प्रतिकर्षण वो तो बता दिया। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए वही नियम लिख दिया कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, पहली चीज ये कहा गया इसमें कि भैया जो लगने वाला बल होगा प्यारे बच्चों वो अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके, तो दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 गुणे Q2 के, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भैया, इसी तरह से प्यारे बच्चों जो दूसरा भैया भाई दूसरी बात ये कही गई कि जो बल है वो इनके बीच की दूरी के देखिए वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब भैया जो F है प्रोपोर्शनल किसके 1/r², इक्वेशन नंबर 2। तो कुछ नहीं करना बबुआ, लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को हम मिला देंगे। अब जब मिला देंगे ना भैया तो मिलाने पर ये क्या हो जाएगा, ये F हो जाएगा प्रोपोर्शनल, दोनों को मिला देंगे तो प्यारे बच्चों Q1 गुणे Q2 तो रहेगा ऊपर और नीचे क्या रहेगा r²। अब जब भैया हम ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा F बराबर ये K हो जाएगा आगे, और यहां पे Q1 Q2/r² ये हो जाएगा। अब चूंकि ध्यान देना, चूंकि ये जो K होता है यही नियतांक है और इसी के बराबर 1/4πε0 होता है, इसके बराबर। तो ये पूरा वैल्यू यहां भैया पूरा का पूरा जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे बबुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर K के स्थान पे 1/4πε0, उसके बाद भैया क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। ठीक है, ये हो जाएगा पूरा का पूरा आपका भैया मेन फार्मूला, यही हो जाता है कूलाम का नियम। अब एक चीज ध्यान देना भैया, इसका मान भी होता है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बच्चों जैसे अगर नियम नहीं आया तो न्यूमेरिकल बना देगा। अब न्यूमेरिकल में भैया कुछ चीजें अपने को याद रखनी है, जैसे कि 1/4πε0 इस पूरे का मान कितना होता है, तो भैया इसका मान होता है 9 × 10⁹ क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये बेसिक चीजें हैं, हालांकि
आप जिस पेपर देने जाओगे सबसे लास्ट वाले पेज पे जितने कांस्टेंट वैल्यू होते हैं दिए जाते हैं, बट याद रखना 1/4πε0 इस पूरे का मान इतना होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में ये मान याद रखना है। ठीक, जहां पे भैया आप अलग से भी अगर देखें तो इसमें प्यारे बच्चों ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं भैया? निर्वात की वैद्युतशीलता। और प्यारे बच्चों इसका भी कभी कभार बहुविकल्पी में मान पूछ लेता है। तो जो म्यू नॉट का जो मान होता है ना भैया, इसका मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12। तो ये इसी का अपोजिट कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। और इसका डायमेंशनल फार्मूला यानी वीमा भी पूछ लेता है, तो इसका वीमा भी ठीक है m−1 यानी m पे -1, फिर उसके बाद l पे -3, ठीक, t पे 4, a पे 2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हो जाता है। बट याद रखना मेन जो काम की चीज है वो आपको याद रखना है। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये हो जाता है आपका कूलाम का नियम। चलिए अब हम देख लेते हैं भैया अगला नियम। जो अगला हमारा जो नियम है उसे हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट भैया जो हमारा नियम है वो है गॉस का नियम। गॉस का नियम कह लें बच्चों या फिर गॉस की प्रमेय, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है जब इसमें अनुप्रयोग भी साथ में ऐड कर लेता है। तो चलिए देखते हैं कि गॉस का जो प्रमेय है या गॉस की नियम है क्या कहता है। ठीक है भैया, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 है वो गलती से दूसरा मार्क लग गया है। ठीक है भैया, चलिए ठीक, चिन्ह यहां ध्यान देना, ये दूसरा कुछ हो गया है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपन क्या करते हैं, हम एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। ठीक, तो एक मान लेते हैं भैया कि एक गॉसियन पृष्ठ है। सबसे पहले एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया और इस गॉसियन पृष्ठ के किसी बिंदु O पर, जैसे यहां पे भैया एक बिंदु O है और इस पर क्या करते हैं एक +q आवेश रख दिया। क्या किया? +q आवेश हमने रख दिया। क्लियर? अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि माना यहां से भैया यानी +q आवेश से या O से r दूरी पर, कितनी दूरी? r दूरी पर। तो r दूरी पर मान लेते हैं कि इसके भैया पृष्ठ पर हम क्या करते हैं एक छोटे से भाग की कल्पना करते हैं, मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल dA हो जाता है। ठीक है, यहां पे याद रखना कि इस गॉसियन पृष्ठ के परिधि पर क्या करते हैं भैया एक हम छोटा सा भाग यानी एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं जिसको अपन दर्शा देते हैं किससे? d से। तो यहां पे बिंदु क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं और इसमें ध्यान देना भैया वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर E और उसके बाद ये dA के साथ में जो कोण बनाता है वो थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। अब बात बस आपको यही समझना है, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। सबसे पहले भैया जो कुछ यहां पर कहा गया, इसमें जो कुछ भी भैया ये गॉस की प्रमेय कहती है उसको पहले समझते हैं। गॉस की प्रमेय कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे ये कोई एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है जिसको फाई ई से दर्शाते हैं, कह रहा है कि इस पृष्ठ में प्रवाही लगे कुल आवेश, मतलब इस पे जो आवेश लग रहा है क्यों का 1/, का मतलब गुणा 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये तो यही क्या हो जाता है भैया गॉस की प्रमेय। तो यहां पे भैया ये कह रहा है कि जो फाई ई होता है ये कुल आवेश यानी भैया क्यू का 1/ε0 गुना होता है।
मतलब इसको हम सही से लिखें तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही भैया क्या होता है, गॉस की प्रमेय। और यही चीज अभी हमको प्रूव करना होगा, यही चीज हमें फार्मूला प्राप्त करना है, क्योंकि भाई नियम का 1 नंबर मिलता है, पूरा लॉन्ग में आएगा तब पूरा भैया क्वेश्चन ये 3 या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले समझना बबुआ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश के द्वारा इस भी परिधि पर जो एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिसको डीए लिखा गया है, डीए, ठीक है, इसके द्वारा यहां पे भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु पी पर कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की भैया तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो प्यारे बच्चों वो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। और ये चीज हम भैया हर एक भाई जितनी भी बार ये टॉपिक हम बताते हैं, ये चीज आपको समझाया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है भैया, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो ये होता है। तो यहां पर ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने पहले चैप्टर में भैया डेरिवेशन आपने अच्छे से पढ़ा है कि किसी बिंदु, जैसे यहां कोई बिंदु है प्लस क्यू, तो इस बिंदु आवेश के कारण यहां पे भाई इसके गॉसियन पृष्ठ के परिधि पर जो बिंदु P है, इस पे जो भाई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके लिए ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, अब मान लेते हैं भैया कि डीए के द्वारा इस पर जो अंतरित घनकोण होता है वो कितना हो जाता है, तो इसके अंदर बनाया गया जो घनकोण है डी ओमेगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सा भाग है, छोटे से भाग द्वारा बनाया गया कोण भी छोटा होगा, बड़ा भाग होता तो बनाया गया कोण भी बड़ा होता। तो अब हम निकालेंगे कि डी के द्वारा बिंदु O पर अंतरित या फिर बनाया गया घन कोण। तो यहां पर भैया हम लिख देंगे बच्चों, इधर लिख देते हैं, तो लिखेंगे, हम लिखेंगे अब कि डी के द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण। अब भैया अंतरित जो घन कोण हो जाएगा ना वो डी ओमेगा, घन कोण याद रखना, डी ओमेगा बराबर क्या होता है भैया, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, अपने दिमाग में इसकी जरूरत होगी। अब हम निकालेंगे, अब समझना, अब निकालेंगे कि डी के द्वारा भैया इस पर कितना फ्लक्स निकल रहा है, और उसके बाद हम बाद में पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। भाई कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया और इसमें एक बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा, फिर यहां से भैया O से R दूरी पर भैया इसके परिधि में एक छोटा सा क्षेत्रफल यानी भाग DA हमने दर्शाया। ठीक है, इसकी जो क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र भैया दिशा वेक्टर E है और DA के साथ थीटा कोण बनाता है। हमने यहां पर एक बिंदु P ले लिया, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर कितना तीव्रता निकल रहा है, फिर उसके बाद भैया DA के द्वारा इस भी केंद्र पर कितना घनकोण बनाया जाता है, तो वो चीज लिख लिया। तो ये दो फार्मूला आप याद रखना। ठीक है, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर और एक ये वाला DA, ठीक है, कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। अब आगे देखते हैं, हम लिखते हैं। अब हमने क्या बताया, हम लिखेंगे भैया, हम लिखेंगे बच्चों कि DA के द्वारा या DA से
गुजरने वाला फ्लक्स। अब डीए जो छोटा भाग है इसके द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो भी छोटा ही होगा। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू का भैया डी ए, ये होगा। बट एक चीज ये भी याद रखना बच्चों, चूंकि वेक्टर ई इंटू का डी ए इसके बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू का डी ए कॉस थीटा। क्योंकि भैया आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वेक्टर ए इंटू बी हो तो बच्चों ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला याद रखना, ये अदिश गुणनफल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम रखेंगे डी फाई ई बराबर, भैया इसके स्थान पे हमने बताया ना पूरा का पूरा ई इंटू का डी ए कॉस थीटा रख लेंगे। अब एक चीज ये भी ध्यान देना भैया कि डी फाई ई बराबर ई के स्थान पे, अभी ई के बराबर भैया फार्मूला हमने क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना, इनटू का भैया Q/r², ये फार्मूला था, याद करो। उसके बाद ये भैया डी ए कॉस थीटा रख लिया। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, ठीक है, सजा का मतलब वो वाली सजा नहीं, ठीक, सजाना संवारना, तो इसको थोड़ा सही से लिखने का प्रयास अगर करेंगे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान देना, Q/ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, इधर बचा क्या चीज भैया, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा और अपान नीचे r², और इतने पूरे के बराबर अगर याद हो आपको तो डी ओमेगा होता है घन कोण। ठीक है, अभी जस्ट ही बताया। तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, भैया यहां पे क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके स्थान पे डी ओमेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर ना याद हो तो फिर से लिख देना यहां पे, चूंकि हमने बताया डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा, ठीक है, अपान r², ये फार्मूला याद रखना। तो यहां पर हम जब ये रख देंगे भैया इसके स्थान पे पूरा डी ओमेगा, ठीक, तो ये इतना हो जाएगा। अब हम लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, अभी तक तो भैया केवल जो हमने बताया, अभी तक तो एक छोटे से भाग, ठीक, ये इस तरह से बना था, इस छोटे से भाग द्वारा यहां कितना घन कोण बन रहा है। अब हम इस पूरे पृष्ठ द्वारा, तो भैया कितना, जब भी संपूर्ण की बात आती है तो याद रखना समाकलन लगता है और ये जो डी है हट जाता है, तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, से गुजरने वाला फ्लक्स। तो भैया संपूर्ण की जब बात आती है तो भैया डी हट जाएगा, केवल और केवल फाई ई जाएगा और यहां समाकलन लग जाता है, समाकलन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू का डी ओमेगा। देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, केवल ये हो जाएगा। तो भैया फाई ई बराबर, तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्यारे बच्चों बाहर हो जाएगा और समाकलन डी ओमेगा। अब एक चीज ये भी आपको याद रखनी होगी, चूंकि प्यारे बच्चों ये समाकलन डी ओमेगा इस पूरे के स्थान पे 4 पाई होता है, ठीक है, संपूर्ण भैया परिधि की बात कर रहा है, तो समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई हो जाता है। तो इतना मान हमको यहां पे रखना है, तो प्यारे बच्चों फाई ई बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद इस पूरे के स्थान पे भैया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो प्यारे बच्चों क्या आ गया, फाई ई बराबर आ गया भैया ऊपर तो क्यों है और नीचे भैया एप्सिलॉन नॉट। अगर आप नोटिस करें तो भैया गॉस की प्रमेय यही तो बोलता है, गॉस की प्रमेय यही तो कहता है ना कि भैया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है यानी वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पे लगे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता जिसको बोलते हैं। ठीक, यही तो हमको निकालना था। आई बात समझ में, तो है ना सिंपल सा टॉपिक।
बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं भैया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। चलिए अब हम देखते हैं अगला नियम। हमारा अगला नियम क्या है बच्चों? अगला जो नियम है वो है किरचॉफ का नियम। और किरचॉफ का नियम प्यारे बच्चों ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। वैद्युत धारा चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम। और ये आपको अगर एग्जाम में आप देखेंगे रेगुलर बेस पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए भैया किरचॉफ, भाई वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं वैद्युत परिपथ के संबंध में। तो पहला जो नियम होता है इसे कहते हैं भैया संधि का नियम या धारा का नियम। देखिए अगर अलग अलग नियम पूछता है, और ये चीज हम बार बार बताते चले आए भाई, क्योंकि इसको हम 7 से 8 बार बता चुके होंगे। अगर अलग अलग नियम पूछेगा, पहला दूसरा अलग अलग कर देगा भैया, तब ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का अलग हो जाता है। दोनों नियम मिला के पूछता है तो 5 नंबर का। तो ये मत सोचना भैया अलग भी, जैसे प्रथम नियम अलग पूछ सकता है, द्वितीय नियम अलग, ऐसा भी पूछता है। तो प्रथम जो नियम होता है संधि का नियम या धारा का, नाम ही है संधि का नियम, समझने की जरूरत है, रटना नहीं है। देखिए किरचॉफ ने यह बताया कि किसी भी परिपथ में किसी संधि पर, जैसे एक संधि है, संधि का मतलब जैसे योग, जोड़ है भैया, यहां पर भैया जैसे भाई कई धाराओं का समावेश हो जाए। एक धारा ऐसे आ रही प्यारे बच्चों, एक धारा ऐसे आ रही है, एक धारा ऐसे आ रही है, एक धारा ऐसे, और एक धारा इस तरह से, ठीक है, ऐसे धारा, या फिर हम कह लें कि एक यहां से ऐसे निकाल दिए। और सभी में याद रखना इनका दिशा डायरेक्शन, जैसे ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, उसके बाद ये बाहर एक I4 निकल रही है, और एक बाहर I5 निकल रही है, और एक बाहर I6, ठीक है। और संधि क्या है? O है। संधि क्या है भैया? O है। तो अब यहां पर आपको यह समझना है, तो भैया हमने ये संधि बता दिया। सबसे पहले ये जो नियम है वो देखिए क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार, यानी जो पहला नियम होता है किरचॉफ का, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। देखिए भैया अगर आप लिखते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है प्यारे बच्चों बीजगणितीय योग। किसका? तो भैया समस्त धाराओं का, तो धारा आई हो गया, का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। मतलब ये किसके बराबर? 0 के। यही पहला नियम होता है जिसको भैया हम धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं, ठीक है। ऐसा भैया ये क्या हो जाता है? हो जाता। अब इसमें समझना है, आपको इसमें समझने की जरूरत है। यहां पर मतलब ये कहा गया है बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब ये है कि इस संधि पर जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही है, पहले आप एरो देखिए, तो I1, I2, I3 भैया 3 धारा अंदर की तरफ, तो प्यारे बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3 अंदर की तरफ। अब बाहर कौन सी जा रही? I4, I5, I6। तो भैया यहां पे प्यारे बच्चों ये माइनस का I4, माइनस का I5, माइनस का I6, ये बराबर का 0। यही तो कह रहा है इनका बीजगणितीय योग पूरा शून्य होता है। अगर इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो हम ये कह सकते हैं I1 प्लस का I2 प्लस का I3, इनका जो योग होता है वो बराबर के I4 प्लस का I5 प्लस का I6, यानी ये सभी आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये ध्यान देना बच्चों कि जो सिग्मा आई होता है, ठीक है, इनपुट सिग्मा जो आई होता है वो इनपुट ये बराबर किसके होता है? सिग्मा आई के आउटपुट के। आउट लिख दिया यानी आउटपुट। इसका मतलब यह है कि आने वाली धारा का योग
वो जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। एकदम बेसिक सा फंडा याद रखना कि जो किरचॉफ का पहला नियम कहता है वो यही कहता है कि किसी भी संधि पर जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही है उन सभी का योग जो होगा उस संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। मतलब प्यारे बच्चों, जैसे एक मोटी सी पाइप है, ठीक है, उस मोटी पाइप में जितना पानी आएगा और उस पाइप को किसी जगह गिरा दिया जाए, वहां से 5 से 6 नालियां बना दे, तो प्यारे बच्चों जितना पानी उस एक मोटी पाइप में आएगा उतना ही पानी उन सभी नालियों में भी तो होकर बट कर जाएगा। ठीक है भाई, नहर का फंडा ऐसा ही तो होता है। जैसे एक नहर निकली है यहां से दो सा, अब उसके बाद यहां से भी गई और यहां से भी भैया इस तरह से शाखा बढ़ गई। ठीक है, यहां से गई और यहां से भी बच्चों क्या है, शाखा ऐसे बढ़ गई। फिर यहां से गई भैया, यहां से भी शाखा ऐसे बढ़ गई। तो जितना पानी इसमें आएगा उतना इन सभी में तो जाएगा, भले चाहे जितना बढ़ जाए। तो बस इतना याद रखना, ठीक है, कि किसी संधि पर जितनी धारा अंदर की तरफ आ रही है उस संधि से उतनी ही धारा बाहर की तरफ भी निकलेगा। और एक चीज यहां पे क्वेश्चन और किया जाता है, पूछा यह जाता है कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है किस पर आधारित होता है, तो प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है, याद कर लो, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा नियम देखते हैं प्यारे बच्चों। जो दूसरा नियम है भैया इसको बोलते हैं लूप का नियम या बोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम। बहुत प्यारा सा ये भी नियम है, ठीक है, इसको रटने की जरूरत तो है ही नहीं, बिल्कुल कतई। चलिए पहले समझते हैं इसको एक फिगर के माध्यम से। सबसे पहले भैया ये, क्योंकि इसको लूप का नियम या बोल्टता या बंद पास का नियम, तो सबसे पहले अपन बंद पास बना लेते हैं। ठीक है, हम 2 बंद पास इस तरह से बना लेते हैं। देखिए भैया ये 2 बंद पास बन गए। मान लेते हैं कि इसमें जो विद्युत वाहक बल भैया यानी जो सेल है E1 है, यहां पे जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक है, इसमें भैया एक रेजिस्टेंस लग गया है प्यारे बच्चों, इसको अपन R1 ले लेते हैं। एक यहां रेजिस्टेंस जो लग गया है R2 ले लिया, और ये एक रेजिस्टेंस है भैया, ये क्या हो गया R3 हो गया। और इन सभी में जो धारा प्रवाहित हो रही भैया, इसमें धारा I1 है। ठीक है, इसमें धारा I1 है, ये I आ रही है यहां से, और इसमें इधर से भैया धारा ये I2 प्रवाहित हो रही है, और उसके बाद ये भी धारा यहां पर I आ रही है जरूर, और यहां से धारा ये आ करके ये I3 बढ़ जा रही है, और ये I1 प्लस I2 के बराबर यानी इनके योग के बराबर हो जा रही है। फिर ये आकर के धारा इस तरह से जा रही है इधर, और ये भैया आपका ध्यान देना ये ऐसे। तो आपको 2 बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं, बस ये फिगर समझने की जरूरत है मेरे प्यारे रसगुल्लों, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 बंद पास हैं, एक बंद पास एक और एक ये 2 हमने लिख दिया, 1 2 नंबरिंग कर दिया। तो आपके सामने 2 बंद पास हैं, ठीक है ना, बंद पास 1 और बंद पास 2। अब जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि ये बोलता है कि किसी परिपथ के, ये पूरा एक परिपथ है, तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, भैया 2 बंद पास हैं, बंद पास 1 बंद पास 2, तो किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में
विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, तो भैया इसमें बहने वाली धारा I1 है, तथा उसके संगत प्रतिरोध, जैसे ये I1 है तो इसके साथ प्रतिरोध R1 लगा है, तो धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, यानी इनके गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा, यानी इनका सिग्मा, ठीक है, वो बराबर इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बड़ा सिंपल सा है भैया, रटने की जरूरत नहीं, अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, ये 100% श्योर है, समझना है। ये कहा गया इसमें भैया, पहले यही कहा गया किरचॉफ के दूसरे नियम में कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भाग में बहने वाली धारा, लो जी हमने ले लिया धारा, तथा इसके संगत प्रतिरोध, तो भैया इसके संगत प्रतिरोध लो जी ले लिया R का गुणनफल, तो भैया गुणा लगा दिया, का बीजगणितीय योग, तो प्यारे बच्चों सिग्मा लगा दिया। अब फिर कह रहा है कि ये उस पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी E हो गया के बीजगणितीय योग, लो जी सिग्मा लगा दिया, के बराबर होता है प्यारे बच्चों बराबर लगा दिया। तो भैया जो कुछ नियम कह रहा है हमने कर दिया, ठीक है, यही तो ये नियम बोल रहा है, यही ये हो जाता है नियम, ठीक है। और ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखना। पहला वाला जो नियम है संधि का नियम, वो किस पर, आवेश और ये ऊर्जा के। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल भैया आपका यहाँ पे याद रखना 100 में 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। जैसे अगर नियम नहीं पूछा तो इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, इतना याद रखना। अब न्यूमेरिकल भैया ऐसे ही देगा, E1 E2 का मान दे देगा, जैसे 2 यहाँ पे वोल्ट दे देगा, 3 वोल्ट मान कुछ दे देगा, और उसके बाद भैया यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी इनका प्रतिरोध भी दे देगा, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, और आपसे पूछेगा क्या कि I1 I2 I3 निकालो, सेम ऐसे फिगर बनाएगा। अब भैया आपको समीकरण यहाँ कुछ बनाने होंगे, वही समीकरण आपके न्यूमेरिकल पर लागू होगा, यूं कह सकते हैं एक प्रकार से फार्मूला। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे भैया हम कि बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए जैसा हम कह रहे हैं उसे समझ जाइए। तो भैया नियम तो यही कहता है ना, बंद पास 1 के लिए, तो इसमें धारा क्या है, पहले धारा देखिए I1 है, तो धारा I1 गुणे प्रतिरोध क्या है भैया, इसके संगत प्रतिरोध है R1, फिर यहां माइनस लगाएं कि प्लस। अब ये ही आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों पहले वाले पास की बात कर रहे हैं, इसमें धारा की दिशा इधर है, फिर ऐसा आया, लेकिन अगर धारा की दिशा ऐसा होता तो भैया प्लस कर देते, बट प्यारे बच्चों देखिए धारा की दिशा ऐसे बट गई है, मतलब यहां से धारा ऐसे आने के बाद इधर देखिए विपरीत दिशा, ठीक, ये वाली धारा देखिए ऐसे आने के बाद अगर ऐसे जाता, इसकी दिशा ऐसी होती तो प्लस लगाते, बट इसकी दिशा इस तरफ है माइनस। अब इसमें भैया प्रतिरोध क्या लग रहा है, I, मतलब धारा क्या है I2, प्रतिरोध क्या लग रहा है R2, बराबर विद्युत वाहक बल क्या है, तो एक भैया E1 है, और इसके बाद हमने बताया ना धारा का ही पूरा मैटर है दिशा का, इसलिए यहां भी माइनस लगेगा E2। तो ये एक बन गया भैया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको अपन समीकरण 1 दे सकते हैं, और याद रखना प्यारे बच्चों इसको एक फार्मूले की तरह भी हम याद रखेंगे, ठीक है, एक फार्मूले की तरह भी इसको याद रखेंगे, याद रखना। अब उसके बाद प्यारे बच्चों इसी तरह से हम लिखेंगे इस वाले के लिए, तो लिखेंगे बंद पास 2 के लिए। अब आप समझ गए होंगे है ना, इतना तो होशियार हैं ही, बंद पास 2 के लिए। तो भैया बंद पास 2 में ये है, इसमें भाई धारा क्या है, तो इस वाले में बात कर रहे हैं, तो इस वाले में धारा भाई I2 है, क्या है प्यारे बच्चों, धारा भैया I2 गुणे इसके संगत प्रतिरोध क्या है, तो ये तो R2 ही है। अब की बार माइनस की प्लस प्यारे बच्चों, अब की फिगर ध्यान से समझिए, इसमें धारा ऐसी आई है, फिर नीचे देखिए ये ऐसी आई है, फिर धारा इसकी बात ऐसी गई है ऐसे, यानी ये धारा ऐसी आ रही है ऐसे चल रही, मतलब दिशा इसकी ठीक है। तो अब की बार माइनस ना लग करके प्यारे बच्चों ये प्लस लगेगा। अब इस वाले में भैया नीचे धारा क्या है I3 है, और गुणे प्यारे बच्चों
3 प्रतिरोध है और इसके साथ विद्युत वाहक बल क्या लग रहा है, तो इसमें केवल और केवल एक ही लग रहा है E2। ठीक है, अब I3 का मान क्या है भैया, I1 प्लस I2, यानी दोनों का योग के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं I2 गुणे ये R2 और प्लस इस पूरे के स्थान पे हमने बताया ना I1 प्लस I2 आप रख सकते हैं यहाँ पे R3 और बराबर ये E2, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक, याद रखना। तो ये एक समीकरण 2 से, इसी तरह से यानी ये ही फार्मूला आपको अच्छे से समझना है और इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है। ये बहुविकल्पी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना बबुआ। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है भैया बायो सेवर्ट का नियम। ये नियम भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ भैया, हम बार बार ये चीज आपको बताते हैं और ये अक्सर एग्जाम में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जो बच्चे हल्के में ले लेते हैं तो बाद में भैया धोखा हो जाता है उनके साथ। तो देखिए बायो सेवर्ट का जो नियम है ये बहुत सिंपल सा रूल है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है नहीं। थोड़ा इतना जरूर है कि आपको स्टार्टिंग में 2 से 4 लाइन लिखना पड़ेगा। ये बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, दोनों को भैया मिलाकर एक नाम समझिए बना दिया गया बायो सेवर्ट का नियम, क्योंकि दोनों का भैया योगदान था इसलिए नाम दोनों का ही रखा जाएगा। तो बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं। तो बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी धारावाही चालक मतलब कोई तार, ठीक है, के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने एक जैसे कोई तार है इसमें धारा का प्रवाह किया और जब तार में इन्होंने धारा प्रवाहित किया तो उसके कारण भैया इस चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया और भैया और उसी चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कि भैया कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उससे संबंधित इन्होंने एक नियम दे दिया और उसी नियम का नाम रख दिया बायो सेवर्ट का नियम। तो वही चीज है कि भैया किसी धारावाही का मतलब धारा ले जाने वाला, तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं तथा इन्होंने इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का एक फार्मूला भी प्राप्त किया, यानी एक सूत्र भी दिया। अब देखिए थोड़ा सा लिखेंगे, एक लाइन आप लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना, लिखेंगे केवल इतना प्यारे बच्चों कि प्रयोगों के आधार पर जब बायो सेवर्ट ने ये बताया कि जब किसी चालक में या फिर तार में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई यानी उसके एक छोटे से टुकड़े, ठीक है, dl या डेल्टा एल मान लीजिए आप, के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र db या डेल्टा b जो होता है निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब ये इन्होंने बताया कि जैसे कोई तार ले लीजिए, तार में धारा आई प्रवाहित कर दीजिए तो उस तार का एक छोटा सा टुकड़ा जो dl या डेल्टा एल है उसके द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र यानी उस तार के चारों तरफ किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब छोटा सा उत्पन्न होगा जो कि dB होगा, वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो किन किन बातों पर निर्भर करता है चलिए देखते हैं, बट उससे पहले इतना थोड़ा आपको स्क्रीनशॉट करना होगा। इतनी सी बात समझ में। चलिए अब इसको एक हम भैया फिगर के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एक तार ले लिया। अब इस तार में भैया हमने एक धारा प्रवाहित आई कर दिया और तार का प्यारे बच्चों एक छोटा टुकड़ा हम ले लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं dl या डेल्टा एल। ठीक है, तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे इसका भाई इसको dl मान लीजिए आप या डेल्टा एल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि dl मानोगे गलत डेल्टा एल नहीं, ये dl ले लिया। फिर उसके बाद अब मान लेते हैं कि भैया ध्यान से समझना बबुआ, मान लिया कि यहां से भाई ये जो dl है इससे r दूरी पर
ठीक, एक बिंदु, कहीं पे एक बिंदु ले लिया, यहां पे एक बिंदु ले लिया, r दूरी पर एक बिंदु ले लिया जो कि क्या है भैया, बिंदु P है। तो इस बिंदु, अब छोटा टुकड़ा है तार का तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा उत्पन्न होगा, तो भैया इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो डीबी होगा। ठीक है, डीबी लिखिए या डेल्टा बी, हमने बताया ना, बार बार ये चीज बता रहे हैं, डीबी लिखिए चाहे डेल्टा बी। और भैया इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी ना प्यारे बच्चों, वो दूरी कितनी, तो भैया दूरी आर होगी। और इनके बीच का जो कोण बन रहा है, यानी डीएल का ये बिंदु P के बीच की दूरी के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी उत्पन्न होगा किन किन बातों पर निर्भर करेगा वही देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें बताया गया ना भैया कि चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो शुरुआत से करते हैं। पहला भैया, पहला होगा, लिखेंगे बच्चों यह का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो डीबी होगा। ठीक, पहले एक लाइन में पहले लिख देते हैं, सबसे पहले वाले में लिख दे रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, डीबी, क्योंकि छोटा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी होगा, यह तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है भैया, पहली बात ये बताई गई प्यारे बच्चों, जो डीबी हो जाएगा ना रसगुल्लों, वो क्या है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है, इक्वेशन नंबर 1। मतलब इतना है भैया, इसका मतलब ये है कि तार में भैया जितनी प्रबल धारा, यानी धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान भी ज्यादा, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हुआ तो मतलब धारा का मान भी कम होगा। अब दूसरा बात भैया, दूसरी पॉइंट प्यारे बच्चों देखिएगा, तो ये तो पहला रहा। अब दूसरा हो गया कि यह, अब यह का मतलब बार बार क्या लिखे, पूरा इतना लंबा चुंबकीय क्षेत्र, यह का मतलब वही डीबी, यह लिखेंगे यह अल्पांश, या तार के अल्पांश, अल्पांश का मतलब अल्प अंश यानी छोटा हिस्सा, बोले तो डेल्टा एल, यह तार के अल्पांश लंबाई, अल्पांश खंड लिखिए या अल्पांश लंबाई चाहे खंड, यानी डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब भैया इसमें भी प्यारे बच्चों जो डीबी होगा वो अब की बार अनुक्रमानुपाती किसके, डीएल के। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र का भैया मान तभी बड़ा होगा जब डीएल यानी तार की लंबाई, तार की लंबाई बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तार की लंबाई कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होगा। इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से भैया तीसरी चीज यह का मतलब वही चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यह साइन थीटा यानी इसके बीच, ठीक, आप लिखेंगे पूरा डीएल तथा पी के बीच का बना जो कोण है कोज्या, मतलब कोण कोज्या नहीं ज्या का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, या डायरेक्टली लिख दीजिए या साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये है बबुआ कि जो डी बी होता है अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसके अलावा एक चीज और है, चौथी चीज ये है भैया कि जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी होगा प्यारे बच्चों, ये अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे यह अल्पांश
लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यह है भैया कि अब जो dB हो जाएगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, किसके? 1/r² के, क्योंकि ये क्या है, इसके बीच की दूरी के, वही तो कह रहा है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपके सामने कितने समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं? तो टोटल 4। ठीक है भैया, 1 2 3 4। तो यहां पर हम लिखेंगे ना, हम लिखेंगे भैया कि चारों समीकरण को मिलाने पर, चारों समीकरण को मिलाने पर, अब जब चारों समीकरण को अपन मिला देंगे तो भैया ये dB ये प्रोपोर्शनल किसके? भैया पहला है किसके? I के, तो ऊपर I हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा dl है तो भैया dl हो जाएगा। तीसरा प्यारे बच्चों साइन थीटा है तो भैया साइन थीटा हो जाएगा। और भैया नीचे एक है 1/r², तो ये करेंगे नीचे केवल r² हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला मार्क जब हटाते हैं अनुक्रमानुपाती का, कुछ ना कुछ नियतांक लगता है, तो हो जाएगा dB बराबर ये k हो जाएगा, k इंटू ये हो जाएगा I dl साइन थीटा और अपान का r² इतना। और एक चीज याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में और बुक में भैया यहां पर डेल्टा एल लिखा होगा, यहां डेल्टा बी लिखा होगा। ठीक है, इस तरह से, तो प्यारे बच्चों ऐसे लिखा होगा डेल्टा एल, तो उसमें कंफ्यूज ना होना। और ये चीज हम बार बार आपको बोलते चले आ रहे हैं। अब कांस्टेंट का यहाँ पे वैल्यू जो होता है, चूंकि k का मान यहां होता है भैया, वो मान होता है μ0/4π। ठीक है, ये k बराबर μ0/4π इसका भैया पूरे का मान होता है। तो यहां पर जब मान रख देंगे तो ये dB बराबर इसके स्थान पे μ0/4π, और ये भैया पूरा का पूरा ये वैल्यू I dl साइन थीटा और अपान का r², ये, और यही क्या हो जाएगा भैया, मेन फार्मूला हो जाता है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। और एक चीज याद रखना, जहां पे भैया ये जो μ0 है ना, इसको निर्वात की चुंबकशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी में देखिए बहुत बार आपको बता भी चुके हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और प्यारे बच्चों, इसका जैसे मान की जरूरत हो तो भैया μ0 का मान होता है 4π × 10⁻⁻⁷। ठीक है, क्योंकि पूरे का मान μ0/4π, इस पूरे का मान क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। अब भाई अगर ये मान होता है तो जाहिर सी बात है, अगर μ0 अकेले का मान निकालना होगा तो 4π × 10⁻⁻7 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया बायो-सेवर्ट का नियम। है ना आसान, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। अगला जो नियम है भैया, एम्पियर का परिपथीय नियम। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, और बहुत लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की थोड़ा जरूरत है। ठीक है, और उसके लिए हम हैं, टेंशन आपको नहीं लेना। ठीक, देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, अगर कथन अकेले पूछ ले, जैसे कथन अकेले पूछता है तब 1 नंबर का पूछता है, कि मतलब जिसमें केवल परिभाषा लिखना। बट लेकिन भैया पूरा का पूरा अगर फार्मूला जो सूत्र है प्राप्त करने को कहेगा, तब ये आपका 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में बनता है। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा, भैया रेखीय समाकलन को दर्शाते हैं इस चिन्ह से, चुंबकीय क्षेत्र B का। ठीक है, B का, और भैया इसका रेखीय, इसके
रेखी के लिए डीएल लगेगा, ठीक, क्योंकि डीएल का मतलब है किसी तार की लंबाई को लेकर है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का जो भैया रेखीय समाकलन होता है, ये पथ द्वारा घिरी कुल धारा का, धारा भैया आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यही जो नियम होता है, इसी को बोलते हैं भैया एम्पियर का परिपथी नियम। अब ये तो रहा परिपथी नियम, और यही चीज हमें क्या करना है, फार्मूले के रूप में भैया प्राप्त करना है। मतलब यही सूत्र हमको अभी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया उपपत्ति में, यानी स्टार्टिंग में कुछ चीजें आपको लिखनी होगी, क्योंकि आप ज्यादा शॉर्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक, शॉर्टकट तरीका भी अच्छा नहीं होता। लिखेंगे कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारामापी चालक XY है। तो भैया कागज के तल के लंबवत एक तार ले लिया यूं, ठीक है भैया, और यहां पे हमने बताया ना भैया ये क्या है, इस तरह से बना दिया। तो एक कागज के तल के लंबवत एक धारामापी है, नाम रख दिया क्या चीज भैया, तो नाम XY रख दिया, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब भैया कह रहा है माना तार से R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा गया है। तो भैया यहां पे देखिए, आपको पहले ही हमने दर्शा दिया है। तो ये R त्रिज्या का एक देखिए सर्कल, एक वृत्तीय पथ यानी वृत्ताकार पथ बना दिया गया है, ये चीज, ठीक है। और भैया ये मान लेते हैं कि इसके वृत्तीय पथ पर भैया कोई एक बिंदु ले लिया प्यारे बच्चों P, और इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र भैया B है, और ये इसकी भैया लंबाई, इसका ध्यान देना यहां से वो क्या है, तो वो है DL, ठीक है, और इसकी भी दिशा ऊपर की तरफ है, ये DL लिख दिया। B और DL इनकी दिशा मतलब एक ही दिशा में है, ठीक है, जैसे इधर है तो ये B और DL इनकी दिशा एक जैसे है। और यहां पे भैया जो केंद्र है इसको O से दर्शा देते हैं। किससे प्यारे बच्चों, O से दर्शा दिया। तो ये फिगर समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, जो चीज यहां लिखा है वही चीज यहां दिखाया गया है कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारामापी चालक जो कि XY है, और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही, मतलब धारा I बह रही है। फिर माना तार से R त्रिज्या का, भैया R त्रिज्या मानकर एक वृत्ताकार पथ खींचा गया है। पथ पे कोई एक बिंदु P ले लिया है, और यहां पे भैया इसमें चुंबकीय क्षेत्र B और इसकी भी जो लंबाई, इस यानी इस छोटे से खंड की DL, इसकी जो दिशा है B और DL की वो एक ही दिशा में है। एक ही दिशा से कहने का मतलब, अब यहां जो थीटा का भैया मान होगा, थीटा बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। हो गया ना। अब चलिए, अब भैया लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा भैया, वो फार्मूला होगा B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ये फार्मूला होता है, ठीक है, याद रख लो, अपने दिमाग में, जहन में डाल लो। ये फार्मूला भैया क्या होता है, किसी भी बिंदु पर, यानी कोई चालक, कोई तार है, तार से भैया किसी दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। क्योंकि ये चीज हमने अलग से डेरिवेशन में देखा है, और यहां पर आपको उतना लंबा दिखाना है नहीं, इसलिए यहां पर केवल फार्मूला याद रखने की जरूरत है। अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ के लिए
संपूर्ण जो भैया संपूर्ण ये वृत्तीय पृष्ठ था, इसके लिए संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर जो B है का रेखीय समाकलन, अब इसका जो रेखीय समाकलन होगा ना भैया वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये रेखीय समाकलन का फार्मूला भाई चिन्ह होता है B इंटू का DL, अब बराबर ये रेखीय समाकलन रहेगा। अभी भैया आपको बताया इसके पहले वाले एक नियम में हमने देखा कि B इंटू का D है, यानी जब भी वेक्टर A इंटू वेक्टर B होता है तो AB cos थीटा फार्मूला होता है, और ये गॉस के भैया प्रमेय में देखा हमने। तो इसके स्थान पे ये लिखेंगे हम क्या, B इंटू का DL, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा, B इंटू का DL cos थीटा इतना हो जाएगा। बट एक चीज ये भी याद रखना, चूंकि थीटा भैया यहां पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर B तथा DL एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हैं, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब भैया एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इनमें थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर ये भैया क्या हो जाएगा, वेक्टर B इंटू का DL, ठीक, बराबर भैया यहां रेखीय समाकलन का चिन्ह लगेगा, ये B इंटू का DL, उसके बाद cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा के स्थान पे हमने क्या बताया 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है 0 डिग्री रखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर B इंटू का DL बराबर, ये हो जाएगा भैया क्या चीज B इंटू का DL, भैया cos 0 अंश का मान कितना 1 होता है, तो यहां पर भैया आप 1 रख दो, कोई मतलब है नहीं। तो भैया ये हो जाएगा क्या चीज, वेक्टर B इंटू का DL बराबर, अब याद रखना भैया इसको बाहर निकाल लो, B का मान मतलब B को बाहर निकालो, और यहां पे केवल और केवल DL बच गया, ठीक है क्या बच गया, DL बच गया। तो ये क्या हो जाएगा भैया, वेक्टर B इंटू का DL बराबर, भाई B का मान याद है ना ये चीज, तो B का मान याद है कि म्यू नॉट अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये I अपान R इतना हो गया, और ये समाकलन भैया केवल DL। अब एक चीज ध्यान देना, ये समाकलन संपूर्णता को दर्शाता है हमेशा, तो चूंकि तो भैया यहां पर ये जो DL हो जाएगा इसका मान 2 पाई R, 2 पाई R क्या है, तो वृत्ताकार भाई पथ की पूरी परिधि होती है, तो बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे भैया वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर B इंटू का DL बराबर, ये रहा म्यू नॉट अपान 2 पाई, और उसके बाद भैया यहाँ पे I अपान R हो गया, और गुणे इस पूरे के स्थान पे 2 पाई R रख दोगे, तो भैया 2 पाई R से 2 पाई R पूरा कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा बच्चों कट गया, क्या बचा मेरे प्यारे रसगुल्लों, गौर से देखिएगा, तो भैया बचा क्या, यहां बच गया है, ध्यान देना ये रेखीय समाकलन का चिन्ह है B इंटू का DL बराबर, ठीक है ये बराबर भैया किसके, याद रखना यहां पूरा कट गया, म्यू नॉट इंटू का I, क्या बचा, तो म्यू नॉट इंटू का I बच गया। और अगर आप नोटिस करें भैया, तो यही तो हमने स्टार्टिंग में कहा, ठीक है यही तो भैया किसमें कहा गया, मतलब प्रमेय में कहा गया, जो परिपथीय नियम में, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का जो भैया रेखीय समाकलन होता है उस पृष्ठ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, और यही तो क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। चलिए इसको भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। हमने भैया
फिजिक्स में पार्ट 1 के जो महत्वपूर्ण नियम है उनको देख रखे हैं, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके अलग पार्ट एक अलग वीडियो में भी ला देंगे अगर आप लोग बोलेंगे। जो सेकंड फिजिक्स में नियम है, परेशान नहीं रहना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।